Welcome all of you students. Welcome students. Today's the topic is cellular adaptations. Cellular adaptation is the topic of pathophysiology which is very important. तो सेलुलर एडेप्टेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो सेलुलर एडेप्टेशंस पहले होता क्या है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ. सेलुलर एडेप्टेशन रिफर्स टू द चेंज मेड बाय ए सेल इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंज. अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रही है, कोई स्ट्रेस सेल के ऊपर पड़ रहा है, कोई बाहरी इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से सेल अपने आप में कुछ चेंजिंग करेगी. और जो सेल उस अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए जो सेल अपने अंदर कुछ चेंजिंग कर रही है, वो क्या है, सेल एडेप्टेशंस होता है. जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था बैलून का. बैलून अगर हम बैलून को बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर में सेल बैलून का शेप में क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है. तो यानी सेल के अंदर जो चेंजिंग हो रहे हैं ड्यू टू द स्ट्रेस के कारण, जिससे सेल डिस्ट्रॉय ना हो, वो चेंज जो हो रहे हैं वो कहलाते हैं सेल एडेप्टेशंस. ठीक है. Cell die, new cells are formed, and the end result is that organ remain relatively constant in size. But if the balance is disturbed, then the principal adapt change in cell growth and differentiations are following. सेल अगर डाई हो रही है और नई सेल फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उससे ऑर्गन के साइज में कॉन्स्टेंट बनी रहती है, कॉन्स्टेंट साइज बना रहेगा. बट इफ़ द बैलेंस, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है देन द प्रिंसिपल एडेप्टिव चेंजेस के कारण क्या होते हैं, जब ये डिस्टर्ब होता है तो कुछ सेल के अंदर कुछ प्रिंसिपल एडेप्टिव चेंजिंग होते हैं इन द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंटेशंस. वो आपके क्या हैं, सेल एडेप्टेशंस है. क्या क्या हो सकते हैं. एट्रोपी. एट्रोपी क्या है, रिडक्शन इन सेल साइज. सेल की साइज में सेल साइज का छोटा हो जाना, दैट इज़ द एट्रोपी. दूसरा क्या है, हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीजिंग इन सेल साइज. सेल साइज का बड़ा हो जाना, बेसिकली कह सकते हैं हाइपरट्रॉफी. थर्ड इज द हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर. सेल का नंबर बढ़ना, दैट इज द हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द सेल नंबर. और मेटाप्लेजिया यानी कि चेंज ऑफ द सेल टाइप. सेल की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग हो रहे हैं, वो क्या है, मेटाप्लेजिया. ठीक है. तो ये 4 टाइप के बेसिकली सेलुलर एडेप्टेशंस होती हैं. कुछ सेल में एडेप्टिव चेंजिंग होती हैं. इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है. हम नेक्स्ट की ओर पहुँचते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका, देखते हैं. पहले हम बात करेंगे किसकी, एट्रोपी. एट्रोपी इज डिक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू लॉस ऑफ द सेलुलर सबस्टेंस. एट्रोपी क्यों हो रही है, क्योंकि जो सेल के अंदर जो सबस्टेंस था वो कुछ अमाउंट में लॉस हो गया. उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल का साइज छोटा रहा है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेल का साइज छोटा हो रहा है तो क्या है, एट्रोपी. जब सेल का सबस्टेंस हो गया, कुछ लॉस हो गया, तो क्या एट्रोपी हो जाएगी. एट्रोपी सेल्स आर लिविंग ऑल्दो दे फंक्शंस एट सब नॉर्मल लेवल्स. ठीक है. एट्रोपी जब होगी लिविंग सेल्स के अंदर तो फंक्शन तो करेगी, लेकिन उसकी जो नॉर्मल फंक्शन होंगे कुछ थोड़े से कम हो जाएंगे. सेलुलर एट्रोपी कॉज डिक्रीज इन सेल साइज. सेलुलर एट्रोपी से सेल के साइज, जो ऑर्गन है उसका साइज भी डिक्रीज हो जाता है. द स्टिमुली विच मे लीड टू एट्रोपी इंक्लूडिंग डिक्रीज वर्कलोड, लॉस ऑफ एनर्जी, इस्चेमिया, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस, डिफिशियंसी और लॉक ऑफ एंडोक्राइन सिक्रेशंस. अब किस वजह से एट्रोपी होती है, उसका कारण क्या क्या हो सकता है जिससे कारण एट्रोपी होती है. इंक्लूडिंग डिक्रीज द वर्कलोड. या तो वर्कलोड कम हो जाए किसी भी ऑर्गन्स पे. जब वर्कलोड कम होगा तो ऑटोमेटिक ऑर्गन्स की वर्कलोड कम होगा, तो वर्कलोड कम होने से एटीपी रिक्वायरमेंट कम होगी. एटीपी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, या फिर जो ऑर्गन कंपोनेंट्स हैं, सेल के ऑर्गन कंपोनेंट, वो उनकी क्वांटिटी उतनी नहीं रिक्वायर्ड होगी जब वर्कलोड कम हो जाएगा. लॉस ऑफ एनर्जी लॉस हो रही है, उससे कारण भी क्या हो सकती है, एट्रोपी हो सकती है. इस्चीमा अगर यानी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उससे कारण भी एट्रोपी हो सकती है. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस, किसी सेल को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो भी एट्रोपी हो सकती है. एंड डिफिशियंसी और लैक ऑफ एंडोक्राइन सिक्रेशंस. अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी डिफिशियंसी है, देन आल्सो इंड्यूस द एट्रोपी कंडीशंस. ठीक है. और नेक्स्ट आते हैं, तो एट्रोपी में रिजल्ट फ्रॉम इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एट्रोपी क्यों हो सकती है कि प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही थी उसमें कुछ इम्बैलेंसिंग आ जाए, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी. इम्बैलेंस किस में हो, मेनली इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन होना और प्रोटीन का सिंथेसिस होना, उन दोनों में कुछ चेंजिंग हो गई तो उसके कारण एट्रोपी में रिजल्ट फॉर्म, उसके कारण क्या होती है, एट्रोपी होती है. यही प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रॉपर जितनी ब्रेकडाउन हो रही है उतनी सिंथेसिस हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में बैलेंस में दिक्कत हो गई तो क्या होगा, एट्रोपी हो जाएगी. ठीक.
हाँ, नेक्स्ट है तो क्या है, एट्रोपी में रिजल्ट, ये तो बात हो गई इस प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन की, जब इम्बैलेंस हो जाए तो भी एट्रोपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड थंस रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, जैसे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है और प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, मे कॉज एट्रोपी इंडिविजुअली और टुगेदर, जिसके कारण क्या होती है, एट्रोपी हो जाती है। दिस मैकेनिज्म इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर डायट्रोपीज। ये मैकेनिज्म मेनली क्या होती है, मस्कुलर में जो मस्कुलर की जो मसल्स हैं उसका सिकुड़ना जो होता है, उसकी छोटा होना होता है, उसकी मसल छोटी जो हो रही हैं वो इसी वजह से होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन द इम्बैलेंस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस के इम्बैलेंस होने का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है और ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से मस्कुलर डायट्रोफीज हो जाती है। मसल्स की जो मसल्स हैं उनकी लेंथ इतनी रहती है, मसल्स सिकुड़ जाती हैं। हार्मोन डेट इन्फ्लुएंस द प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म में आल्सो भी इन्वॉल्व इन द सेलुलर एट्रोपी। कुछ हार्मोन्स भी हैं, जैसे हार्मोन क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, या उनके कैटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मैंने बताया था। एनाबॉलिज्म इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल टू द बिग मॉलिक्यूल्स, यानी कि अमीनो एसिड से डिफरेंट अमीनो एसिड जब फ्यूज होते हैं क्या बनती है, एक पेप्टोन, डिफरेंट अमीनो एसिड से फ्यूज होने क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा डिफरेंट अमीनो एसिड, तो क्या है, कैटाबॉलिज्म है। मे आल्सो भी इन्वॉल्व इन द सेलुलर ट्रॉफी, यानी वो हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं या कम कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, और कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, उसके कारण भी क्या होती है, सेलुलर एट्रोपी हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन विच प्रमोट द प्रोटीन एनाबॉलिज्म और एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म में बहुत लीड टू द एट्रोपी, यानी वो हार्मोन की डिफिशियंसी जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन एनाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं या तो वो, और एक्सेस कैटाबॉलिज्म में, और कुछ वो हार्मोन कुछ क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, एट्रोपी होती है। या तो हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए जो कैटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्म होती है, उनकी डिफिशियंसी को तो प्रोटीन बनेगी नहीं, या फिर वो हार्मोन बढ़ जाए जिससे कारण क्या हो, तो कैटाबॉलिज्म होगी वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या होती है, एट्रोपी हो जाती है। दीज हार्मोन इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये मेनली जो इंसुलिन हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस या प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में एट्रोपी हो जाती है। क्लियर? तो बात हमने एट्रोपी समझ लिया। एट्रोपी मेनली क्या है, डिक्रीज इन द सेल साइज ड्यू टू द लॉस ऑफ सब्सटेंस। लॉस ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है, प्रोटीन का होता है बेसिकली, और प्रोटीन के अलावा किस वजह से होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, डिक्रीज वर्कलोड, लॉस ऑफ एनर्जी, स्टीमा इनएडिक्वेट हो सकता है, या प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन में इम्बैलेंस हो जाए, उससे गांठ भी क्या होती है, डायरेक्टली सेलुलर एट्रोपी हो जाती है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट जो है पर्पस वो है हाइपरट्रॉपी। Increase in cell size due to increased synthesis of cellular substance is called hypertrophy। अगर अब यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है, सेल का साइज क्या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट है उनकी सिंथेसिस, उनकी अमाउंट क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो जाए, और जब सेल के अंदर के अमाउंट जो सबस्टेंस है वो बढ़ेगा तो डायरेक्टली क्या होती है, सेल का साइज बढ़ने लगता है, और उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज टोटली अपोजिट टू द एट्रोपी, मीन्स द सेल साइज इज इंक्रीज इन टू द हाइपरट्रॉफी। टोटली एट्रोपी का जो अगेंस्ट है, एट्रोपी भी क्या हो रहा है, सेल साइज छोटा हो रहा था, और हाइपरट्रॉफी सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। The protein and cytoskeleton element are synthesized in greater amount by a hypertrophic cells। जो hypertrophic सेल है जिसके अंदर हाइपरट्रॉफी होती है उन सेल में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में हो रहा होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ जाता है। इंक्रीज इन सेल साइज सेलुलर हाइपरट्रॉफी रिफ्लेक्ट इन इंक्रीज इन ऑर्गन साइज ऑर्गन हाइपरट्रॉफी। ये तो डायरेक्टली है, आपको पहले बताया भी इसको हम कि डिफरेंट सेल के फ्यूज होने से क्या बहुत सारी सेल का कलेक्शन क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑर्गन का साइज भी बढ़ेगा, यानी कि ऑर्गन हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज इन द सेल नंबर, माइटोसिस और ऑडिमा। हाइपरट्रॉफी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेल के अंदर कंटिन्यू डिवीजन हो, यानी सेल नंबर नहीं बढ़ते हैं, सेल नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे, ना ही ऑडिमा होगा। ऑडिमा मतलब है उसके अंदर फ्लूइड क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ती। हाइपरट्रॉफी में होने क्या होगा, सेलुलर सबस्टेंस बढ़ेगा, सेलुलर सबस्ट्रेट बढ़ सकता है, प्रोटीन उसके अंदर बढ़ेगी, लेकिन माइटोसिस कभी नहीं होगी, ना ही ऑडिमा होगा। क्लियर? द स्टिमुलेट द ट्रिगर हाइपरट्रॉफी आर इंक्रीज द फंक्शनल डिमांड एंड एक्सेसिव न्यूट्रिशन।
हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, द स्टिमुलेट द ट्रिगर हाइपरट्रॉफी आर इंक्रीज फंक्शनल डिमांड एक्सेसिव स्टिमुलेशन बाय ट्रॉपिक हार्मोन। कुछ हार्मोन होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन जिन्हें बोल सकते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी को ट्रिगर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज द फंक्शनल डिमांड एक्सेसिव स्टिमुलेशन बाय ट्रॉपिक हार्मोन। द ट्रॉपिक हार्मोन एक्ट बाय इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रॉपिक हार्मोन क्या करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जीन को बढ़ा देते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी तो इंडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है। आपको पहले बता भी चुका हूँ चीज़ों के लिए। सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या होता है, डीएनए से एक आरएनए फॉर्म होता है। डीएनए से आरएनए फॉर्म हो किसके, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए सिंथेसिस हुआ, आरएनए सिंथेसिस से क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुई। यानी कि ट्रॉपिक हार्मोन डायरेक्टली क्या करेंगे, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं ऑफ द जीन के थ्रू, और जिससे प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है। द मैकेनिकल ट्रिगर somehow activate the alpha adrenergic receptor which seem to play a role of stimulate resulting hypertrophy। adrenergic receptor अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, वो भी कुछ हद तक रोल प्ले करता है हाइपरट्रॉफी के लिए। वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जितना ज़्यादा स्टिमुलेट होगा उतना ज़्यादा क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन जितनी प्रोसेस बढ़ेगी उतना प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, और प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सेल का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका हाइपरट्रॉफी। इसके बाद हम बढ़ें तो अगर मैं आपको एक इमेज से दिखाऊं क्लियर करने के लिए, देखिए नॉर्मल सेल से क्या हुआ, ये सेल डिक्रीज हो गया, तो वो क्या हुआ, एट्रोपी एंड डिक्रीज इन द सेल साइज। हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या हुआ, नॉर्मल सेल से क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज इन द सेल साइज द हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेटाप्लेजिया क्या होता है। The transformation of one type of adult cells into the another type of adult cells is called metaplasia। यानी एक सेल का दूसरी सेल में चेंज होना क्या है, मेटाप्लेजिया होता है। सॉरी, एक चीज़ और रह गई है, मैं पीछे बैक में जाऊँगा, हाइपरप्लेजिया रह गया था, मेटाप्लेजिया से पहले हम हाइपरप्लेजिया डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टिश्यू और ए ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस से क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, और सेल के नंबर को बढ़ना किसी टिश्यू किसी ऑर्गन में, ये क्या प्रोसेस क्या है, हाइपरप्लेजिया। जबकि एट्रोफी में क्या हो रहा था, सेल का साइज छोटा हो रहा था, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बड़ा हो रहा था, डिवीजन में कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ नंबर में कोई इफेक्ट दोनों कंडीशन नहीं था, यहाँ पे नंबर में सेल बढ़ेंगे, और सेल के नंबर में बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। क्यों, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज द सेल माइटोसिस और डिवीजन। यहाँ पर क्या हो, सेल का डिवीजन कंटिन्यू बढ़ जाता है, और हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं था। हाइपरप्लेजिया आल्सो इंक्रीज इन ऑर्गन साइज, इसमें भी ऑर्गन साइज बढ़ेगा, बट अनलाइक टू हाइपरट्रॉफी देयर इज नो इंक्रीज इन द सेल साइज। इसमें भी ऑर्गन साइज बढ़ते हैं, लेकिन हाइपरट्रॉफी की तरह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही थी, नंबर ऑफ सेल्स, वहाँ पर नंबर ऑफ सेल का साइज बढ़ रहा था। यहाँ पर साइज में बढ़ के क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, किसमें, हाइपरप्लेजिया में। हाइपरप्लेजिया में आल्सो भी ये फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक दोनों हो सकते हैं। फिजियोलॉजिक कंडीशन में भी होता है और पैथोलॉजी एंड डिसीज कंडीशन में भी हो सकता है। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया अकर एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू। हाइपरप्लेजिया नॉर्मली नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू होता है, उस कंडीशन में होता है, लेकिन ऑर्गन अंडर द इन्फ्लुएंस द हार्मोन, जो हार्मोन के थ्रू हो जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, जो नॉर्मली बॉडी में हो रहा है। नहीं, पैथोलॉजिकल किसी डिसीज कंडीशन में हो सकता है। जैसे हम फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया की बात करूँ तो पॉलीफ्रेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। यानी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या है कि फीमेल ब्रेस्ट का पॉलीफ्रेशन हो रहा है, उनके सेल में कंटिन्यू बढ़ रही है प्यूबर्टी स्टेज में, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़े आता है, वो क्या है, किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करें, जो मोस्टली ड्यू टू द एक्सेसिव टिश्यू स्टिमुलेशन बाय हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। अब पैथोलॉजिक कंडीशन में क्या होते हैं कि एक्सेसिव टिश्यू होते हैं, वो आपके स्टिमुलेशन कुछ हार्मोन की वजह से, कुछ ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या हो, कंटिन्यू किसी सेल का कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, वो क्या है, हाइपरप्लेजिया। एग्जांपल की बात करें जैसे कार्सिनोजेनेसिस, यानी
पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया अगर एग्जांपल की बात करें जैसे कार्सिनोजेनेसिस, इफ़ द पॉलीफ्रेशन गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या है, जैसे कैंसर में क्या होता है, कार्सिनोजेनेसिस क्या है, कैंसर की प्रोसेसिंग है, इसमें क्या है, कंटिन्यू क्या हो रहा है सेल में, कंटिन्यू क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल उसमें पॉलीफ्रेशन कंटिन्यू डिवाइडेशन हो रहा है। इज ए एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब कंटिन्यू उसमें डिवाइडेशन हो रहा है, कंटिन्यू सेल का साइज या और सेल में डिवीजन होता रहेगा, उस ऑर्गन का साइज कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है, कार्सिनोजेनेसिस इज द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। अब proliferation of fibroblasts and angiogenesis in the process of wound healing is another example of pathological hyperplasia। पॉलीफ्रेशन जैसे हमारे कहीं ऑर्गन्स में कहीं भी ऑर्गन या आउटर ऑर्गन में कहीं हमारी बॉन्ड या चोट लग जाती है, चोट कंडीशन में क्या होती है, बाकी सेल किल हो जाती हैं और बाद में क्या होती है, सेल में डिवाइडेशन होता है। पॉलीफ्रेशन फाइब्रोब्लास्ट जितनी सेल्स उनमें डिवाइडेशन होगा, और एंजियोजेनेसिस जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें भी कंटिन्यू डिवाइडेशन होता है, जिसकी वजह क्या होती है, हमारी चोट या बॉन्ड क्या होती है, हील हो जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। तो क्लियर हो गया, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स एंड इंक्रीज द ऑर्गन साइज। ठीक है, बोथ हो सकते हैं पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बताइए आपको मैंने, दैट इज द नेक्स्ट इज द मेटाप्लेजिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ एडल्ट सेल इनटू द अनदर एडल्ट सेल्स इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। इसमें क्या हो रहा है, एक सेल दूसरे टाइप की सेल में चेंज हो रही है, एक सेल का दूसरे टाइप की सेल में चेंज होना क्या है, मेटाप्लेजिया है। मेटाप्लेजिया इज ए सेलुलर अडेप्टेशंस वेयर इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इंजीरियस स्टिमुलीज हो सकती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं, कॉज रिप्लेसमेंट ऑफ डिलीकेट सेल्स बाय टफर सेल्स विच कैन बियर द स्ट्रेस बेटर। मेटाप्लेजिया में क्या आता है कि सेलुलर अडेप्टेशंस, यानी सेलुलर अडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ कि इंजरियस स्टिमुलीज हैं या इंजरियस स्टिमुलीज कह सकते हैं या एनवायरमेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं, उसकी वजह से क्या होती हैं, जो ओरिजिन सेल होती है वो डिलीकेट्स हो जाती है, और डिलीकेट होने के बाद में वो चेंज, उसकी जो दूसरी कौन सेल, टफर सेल, उससे मजबूत सेल आ जाती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उस स्ट्रेस को बियर कर पाएँ, झेल पाएँ। तो उन सेल में चेंज होने की प्रोसेस क्या है, मेटाप्लेजिया है। दिस इज वन काइंड ऑफ द डिसऑर्डर इन विच वन मैच्योर एडल्ट सेल्स इज एडल्ट टिश्यू इज रिप्लेस बाय द अनदर। एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें एक मैच्योर एडल्ट टिश्यू है वो एक दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, इन क्रोनिक स्मोकर जो क्रोनिक कंटिन्यू स्मोक करते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम ऑफ द लंग्स बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स में हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम होते हैं, लेकिन कंटिन्यू स्मोक होने की वजह से ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम है वो उसको जो स्मोक है उसको कंटिन्यू झेल नहीं पाएंगे, जो झेल नहीं पाते हैं या उसके कारण इसका डेथ होने लगती है। तो इस वजह से ये किस में रिप्लेस हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाते हैं, जो उसको आसानी से, जो स्मोक आ रहा है उसकी हीटिंग हो रही है, उसको आसानी से वो स्ट्रेस को झेल पाते हैं, यानी कि स्ट्रेस को बेटर तरीके से बियर कर सकते हैं। तो चेंजिंग किस में हो रही है, स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम किस में चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो रहे हैं। द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैन सर्वाइव एक्सपोजर टू स्मोक but it cannot perform the important functions like a segregation of mucus and clearance of particulate matters। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो तो गई है, वो सर्वाइव करेगी, ज़्यादा टाइम तो सर्वाइव करेगी स्मोक के प्रेजेंस में, बहुत टाइम सर्वाइव करेगी, स्मोक से कोई इसका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम का फंक्शन था वो स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन नहीं हो सकता, वो परफॉर्म, वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, जैसे सिक्रेशन ऑफ म्यूकोस था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ना ही क्लियरेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर, यानी कि जो पार्टिकुलर थे, डस्ट पार्टिकल थे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच रहे थे, उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा था, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमर एपिथेलियम, लेकिन ये एपिथेलियम नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से क्या हो, एक फंक्शन लॉस हो जाता है। मेटाप्लेजिया में भी थंस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फंक्शन। मेटाप्लेजिया में जो उस सेल का जो फंक्शन था वो फंक्शन लॉस हो जाता है और दूसरी टाइप की सेल्स ग्रो हो जाती है। तो मेटाप्लेजिया में क्या हो रहा है, एक सेल दूसरे सेल से चेंज हो जाती है, एक एडल्ट सेल्स दूसरे सेल में चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन इज द मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मल सेल से अगर सेल का साइज कम हो जाए तो क्या है, हाइट्रोफी। नॉर्मल सेल से सेल का साइज बढ़ जाए तो क्या है, हाइपरट्रॉफी। नॉर्मल सेल से अगर सेल के नंबर में बढ़ जाए, सेल नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या है, हाइपरप्लेजिया। और नॉर्मल सेल से सेल की साइज में सेल का टाइप ऑफ सेल क्या हो रही है, चेंजिंग हो जा रही है, तो क्या है, मेटाप्लेजिया। अनदर टाइप ऑफ सेल में चेंज होना क्या है, मेटाप्लेजिया।
नेक्स्ट आपका रह गया है डायस्प्लेसिया। डायस्प्लेसिया को मैं और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है। क्या है डायस्प्लेसिया? डायस्प्लेसिया refers to the appearance of cell that have undergo some typical change in response of chronic irritations। डायस्प्लेसिया में क्या होता है कि सेल में कुछ टिपिकली कुछ चेंजिंग हो जाते हैं ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेशंस। कुछ क्रोनिक इरिटेशन, कुछ स्ट्रेस के कारण कुछ चेंज हो रहे हैं, यानी कुछ चेंजिंग सेल के फंक्शन में, कुछ सेल के फंक्शनल में कुछ चेंजिंग हो रही है। वो क्या है? डायस्प्लेसिया है। इसमें सेल चेंज नहीं हो रही है, बस सेल के कुछ फंक्शन चेंज हो रहे हैं, दैट इज द डायस्प्लेसिया। इट इज़ अ कंट्रोल रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स बट क्लोजली रिलेटेड टू द malignancy in that it may transform into uncontrolled rapid reproductions। एक तरह से क्या है? इट इज कंट्रोल रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, कंट्रोल रिप्रोडक्शन सेल्स में हो रहा होता है, बट क्लोजली रिलेटेड टू द मैग्लियंसी इन दैट मे फॉर्म इट मे ट्रांसफॉर्म टू द अनकंट्रोल्ड बट रैपिड रिप्रोडक्शंस। इसमें सेल में करेगा कंटिन्यू रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन मैलिगेंसी जैसा नहीं होगा, इनमें कंटिन्यू चलता नहीं है, कंट्रोल होगा। मतलब एक टाइम पे जाके रिप्रोडक्शन उसका क्या होगा? रुक जाएगा। तेज़ी से हो रहा है लेकिन रुक जाएगा। It is complete loss of normal architectural orientation of one cell and the next both in the shape and size। इसमें क्या होता है? जो बाहर का उसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल मतलब आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन है, वो वन सेल के कुछ चेंज हो जाएगी, जैसे शेप में, साइज में कुछ चेंजिंग हो जाते हैं इसमें डायस्प्लेसिया के अंदर। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स आर कॉमन साइट फॉर डायस्प्लेटिक चेंज, जैसे एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम, सर्वाइकल एपिथेलियम, इनमें कुछ चेंजिंग हो जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस। मतलब सब चेंजिंग हो रहे हैं सेल के फंक्शन में। तो अब मैं लास्ट में एक बार क्लियर कर देता हूँ चीज़ों के लिए, एडेप्टेशन, सेल एडेप्टेशंस के लिए। नॉर्मल सेल से सेल का साइज कम हो रहा है तो क्या है? एट्रोपी। नॉर्मल सेल से सेल का साइज बढ़ रहा है तो क्या है? हाइपरट्रॉफी। नॉर्मल सेल से सेल के साइज, सेल के नंबर का बढ़ रहा है, सेल के साइज, सेल में नंबर का बढ़ना क्या है? हाइपरप्लेजिया, यानी इंक्रीज इन द सेल नंबर। नॉर्मल सेल से वन सेल चेंज इन द अनदर टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज द मेटाप्लेजिया। लेकिन नॉर्मल सेल से कुछ ग्रोथली डिसऑर्डरली ग्रोथ हो रही है, मतलब जो प्रॉपर अमाउंट में जो ग्रोथ होती है वैसी ग्रोथ नहीं हो रही, कंट्रोल ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण सेल के कुछ फंक्शन में चेंजिंग हो रही है। डिसऑर्डरली ग्रोथ मतलब जैसी सेल थी वैसी सेल नहीं फॉर्म हो रही है, लेकिन सेल के अंदर कुछ चेंजिंग हो रहे हैं, वैसी कंट्रोल ग्रोथ हो रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्प्लेसिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, दैट इज़ द सेलर एडेप्टेशंस। ठीक है, आप ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और समझ पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कलिंग के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।